ओके सर, जी शुरू करें। Okay. Now, can anybody tell me कि what does SMART stand for? I want के जी Sir, I want to elaborate this. जी sure. Sir, it stands for S stands for specific, Okay, good. M stands for measurable, Okay, good. and next A for achievable, Yes. and R stands for realistic, and T stands for time bound. Time bound. Okay, that's good. Very good. जी तो जिस तरह एज नेम इंडिकेट, नाम से ही पता चल रहा है जी, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि स्मार्ट में क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक। यानी आप अगर टारगेट जो बना रहे हैं अपने क्लासरूम के लिए, आप कह लें कि जो लेसन प्लान भी आप बना रहे हैं, आप डेली लेसन प्लान होता है आपका, वीकली होता है, टर्म वाइज होता है, तो उसमें जो आप अपने टारगेट्स रख रहे हैं वो स्पेसिफिक होने चाहिए। यानी जो आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, जो आप टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, उसका जो टारगेट है वो सब स्पेसिफिक होना चाहिए। किस तरह स्पेसिफिक होना चाहिए कि आप जो है सपोज यू आर प्री स्कूल टीचर और आप किसी को बच्चों को जो है साउंड सिखाना चाहते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो साउंड सिखाना चाहते हैं, तो वो स्पेसिफिक होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मुझे जो है फ्रॉम ए टू जी कितने जो है साउंड सिखाने हैं और क्या सिखाना है, ये आपको पता होना चाहिए। ये एक जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप ऐसे सोशल स्टडीज पढ़ा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैं जो चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ कि इंडिपेंडेंस या मतलब जो पाकिस्तान के बारे में जो नॉलेज है आपकी, या चले आप उसको थोड़ा बड़ा कैनवस पे देख लें कि पॉलिटिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्टेट है पाकिस्तान का, तो उसमें आपको क्लियर होना चाहिए, एक जहन में होनी चाहिए फिगर कि मुझे क्या पढ़ाना है। उसके बाद मेजरेबल। मेजरेबल का मतलब क्या है कि जिसको आप मेजर कर सकें टारगेट को। यानी एक जैसे फिजिकल टारगेट होता है, एक फिजिकल चीज होती है, टेंजिबल होता है। ये टारगेट आपका टेंजिबल होना चाहिए। टेंजिबल इन दैट नॉट मीन्स के आप जो है उसको हाथ में ले सकें या आप उसको टच कर सकें। टेंजिबल इन टर्म्स के आप उसको मेजर कर सकें कि कल मैंने जो है हमारा जो टारगेट है कमिंग 15 डेज में मुझे ए बी सी डी और ई का जो साउंड पढ़ाना है, 5 या 6 अल्फाबेट के साउंड पढ़ाने हैं, या जो मुझे पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तान का उसके बारे में मुझे ये चीजें बतानी है कि पार्लियामेंट क्या है, सेनेट क्या है, तो वो मेजरेबल हो। यानी एक दिन आपने जो टारगेट आपने पूरा किया अपना, आपने ए का साउंड पढ़ाया या आपने सेनेट के बारे में जो बताया, या मैथमेटिक्स में आपने एक टेबल ग्रेड 1 को पढ़ाया, तो नेक्स्ट डे यू मस्ट नो कि आप उस चीज को रिपीट भी कर सकें, और यू शुड स्टार्ट फ्रॉम लास्ट पॉइंट वेयर यू एंडेड इन द लास्ट डे। यानी मेजरेबल होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मैंने कल क्या पढ़ाया था, कहाँ पे खत्म किया था, और आज मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है और दोबारा मुझे कहाँ पे खत्म करना है। तो ये मेजरेबल चीज होगी तो आपके जहन में जब पिक्चर क्लियर होगी तो आप चल सकते हैं। अटेनेबल या अचीवेबल। अचीवेबल यानी टारगेट आपका अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, ग्राउंड रियलिटीज पे भी बेस करना चाहिए। सपोज एक प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं, आप केजी क्लास या ग्रेड 1 में पढ़ा रहे हैं, आप 2 लेटर 3 लेटर वर्ड्स पढ़ाने जा रहे हैं। अब अगर जाहिर सी बात है जेंट्री या सोशल स्टेटस वो सारी चीज़ें मैटर तो करती हैं, ठीक है जी। आप एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं और वो उसका जो सोशल स्टेटस है, जो आपका एरिया है, वो भी थोड़ा हाई लेवल का है। अब वहाँ पे आप इंग्लिश, उर्दू या कोई भी लैंग्वेज है, उनके अगर आप साउंड या पार्टनर लेटर्स या 2 लेटर 3 लेटर वर्ड्स पढ़ा रही हैं, तो वो टारगेट जो आप रखेंगी वो 1 वीक का अलग होगा। और एक सॉरी जी, और अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में किसी रूरल एरिया में पढ़ा रही हैं जहाँ पे जाहिर सी बात है इतने रिसोर्सेज नहीं है या इतना एक्सपोजर नहीं है, तो यू कांट सपोज एक प्राइवेट स्कूल टीचर जो है वो 3 लेटर वर्ड्स हफ्ते में 7 लेटर्स पढ़ाता है। डेली एक ग्रेड 1 में हम 1 लेटर सिखाएंगे उनको, 3 लेटर वर्ड्स, एक दिन केट, दूसरे दिन बेट, तीसरे दिन हेट। 7 दिन में 7 वर्ड सिखा दिए आपने, उनके स्पेलिंग भी याद करा दी, साउंड्स भी याद करवा दिया, रिकॉग्निशन भी हो गई, सब कुछ हो गया। लेकिन अगर हम में से कोई एक टीचर गवर्नमेंट में है
प्राइमरी स्कूल में किसी रूरल और रिमोट एरिया में है, जहाँ पे प्री स्कूल की कोई सहूलत मौजूद नहीं है, तो आप वहाँ पे 7 साउंड 7 दिन में या 7 लेटर 7 दिन में नहीं टारगेट रख सकते, वो आपका अनअचीवेबल होगा। वहां पे आप इस तरह कर सकते हैं कि 2 दिन 1 लेटर को आप दे दें, हफ्ते में 3 लेटर रख ले। यानी आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि इस तरह होना चाहिए। अचीवेबल या अटेनेबल भी आपको, जो आपका सिनेरियो है, आपके रिसोर्सेज हैं, उनको देख के आपने टारगेट बनाना है। उसके बाद रेलेवेंट होना चाहिए, यानी आपको जो सब्जेक्ट दिया गया है, आपको जो टॉपिक दिया गया है, टारगेट उसी के रेलेवेंट होना चाहिए। यानी आप मैथमेटिक्स में आपका टारगेट ये है, आप पढ़ा रहे हैं, टेबल पढ़ानी है ग्रेड 1 को, ग्रेड 2 को आपने जो है प्लेस वैल्यू, फॉर सपोज आप सब्जेक्ट टीचर होंगे, आपको ज्यादा पता होगा कि कौन से ग्रेड में क्या चीज पढ़ानी है। तो जो आपने टारगेट रखा है, इज इट रिलेवेंट टू योर सब्जेक्ट, इज इट रिलेवेंट टू योर ग्रेड्स। यानी आप अगर ग्रेड 2 में कह दें कि मुझे बच्चों को जो है सेट्स भी सिखाने हैं, आप तो इज इट रिलेवेंट, ग्रेड 2 के लिए रिलेवेंट होगा कि आप उसको सेट सिखा रही हैं, ग्रेड 6 की क्लास बुक लेके आ जाएं और आप उनको सेट सिखाना शुरू कर दें, तो इट विल बी इररिलेवेंट। दूसरी चीज इररिलेवेंसी में क्या आती है कि जो आपको सिलेबस दिया गया है, अब वो एज टीचर आपके उसमें डोमेन में नहीं आता, वो एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट जो सिलेबस सेलेक्ट करती है उनके डोमेन में आता है कि जो आपने सिलेबस सेलेक्ट किया है वो भी रिलेवेंट होना चाहिए, आउट ऑफ बॉक्स नहीं होना चाहिए। बहरहाल उसके बाद टाइम बाउंड, यानी आप, वो पहले ही मैंने आपको अभी बता दिया कि आप जो टाइम सेट कर रही हैं कि विद इन 1 वीक आई हैव टू टीच माय स्टूडेंट दिस थिंग। अच्छा, अब ये स्मार्ट जो टारगेट है, यानी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल या अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड, इनमें 2 चीजें आप और ऐड कर दें, इसमें नहीं है आपको मिलेंगी। स्मार्ट को हमने स्मार्टर कर दिया है आजकल, कि ER उसमें ऐड कर दिया है। टी के बाद जब आपने ये पूरा टारगेट सेट कर लिया, आप उस पर काम कर रहे हैं, तो उसके बाद हमने ई ऐड किया है कि आप इवोल्यूएट करें, ई फॉर इवेल्युएट। यानी आपने एक 1 वीक का टारगेट रखा है, लेसन प्लान आपने 15 डेज का बनाया है, वॉट एवर, तो आप उसे इवेल्युएट भी किया करें, यानी असिस्ट भी किया करें, रिव्यू भी किया करें कि वेदर दिस टारगेट इज बीइंग अचीव्ड या वेदर आई एम गोइंग इन राइट डायरेक्शन और नॉट। अब जब आपने इवेल्युएट कर लिया तो उसमें आर का इजाफा करते हैं, इवेल्युएट किया फिर रिव्यू करते हैं आप। अगर आपने इवेल्युएट जब किया, आपने असिस्ट किया, आपको लगा, यू फाउंड कि वी आर नॉट ऑन द टॉप, हम अपना टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे, तो डज इट मैटर, ठीक है, बी फ्लेक्सिबल और आप रिव्यू कर दें, अपने टारगेट को थोड़ा रिव्यू कर दें। यानी आप चलें, एक गवर्नमेंट स्कूल में भी हैं, आपने 2 दिन रखे हैं एक साउंड सिखाने के लिए, 2 दिन रखे हैं या 3 दिन रखे हैं आपने, या 1 वीक रखा है आपने पूरा एक मैथ का टेबल 2 का या 3 का सिखाने के लिए, देन यू फाउंड आफ्टर 1 वीक के इट्स नॉट अचीवेबल, बच्चे नहीं सीख पा रहे किसी वजह से, तो डजंट मैटर, आप अपने नेक्स्ट लेसन प्लान में आप उसको रिव्यू इवेल्युएट करें और रिव्यू कर दें। आप 1 हफ्ता और रख दें, आप 3 दिन और रख दें, लेकिन दैट शुड बी वेरी जस्टिफाइड। तो इस तरह अगर आप अपने टारगेट्स रखते चलेंगे। अच्छा, इसमें शुरू में मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के टारगेट होते हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म आप 1 वीक का कर लें, मिड टर्म आप कह लें 1 मंथ का कह लें, लॉन्ग टर्म आप पूरे टर्म का कह लें, या इसको लार्जर कैनवस पे आप अगर ले जाएंगे तो शॉर्ट टर्म आप जो है 1 मंथ का कह लें, मिड टर्म, मिड टारगेट जो होते हैं मिड टर्म, वो आप पूरे टर्म का कह लें, और लॉन्ग टर्म टारगेट्स आपके पूरे ईयर के, एकेडमिक ईयर का हो सकता है। अच्छा, अब ये जो स्मार्ट टारगेट है, वो आपने एक वर्ड टर्म सुना होगा, SLO। इज एनीबॉडी beware ऑफ दिस SLO? व्हाट इज SLO? कैन एनीबॉडी टेल प्लीज कि व्हाट इज SLO? इज देयर एनीबॉडी? सर ये सोलो तो नहीं है जो सोलो टेक्सोनॉमी थी? नो सॉरी। सर अच्छा, ये जी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। जी जी जी, वेरी गुड, जी हाँ, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, या आप इसको स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं। आपने, यू मस्ट हैव हर्ड, इफ यू आर वर्किंग इन स्पेशली इन गवर्नमेंट सेक्टर, तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ कि पूरे गवर्नमेंट में एक सिंगल नेशनल करिकुलम की तैयारी हो रही है पाकिस्तान में काफ़ी सालों से।
कि पूरे पाकिस्तान में एक सिंगल नेशनल क्यूरिकुलम होगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिलेबस, देयर इज डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड क्यूरिकुलम। क्यूरिकुलम जो है वो होता है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्योंकि स्मार्ट से कंसर्न है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा उसको ब्रीफ करूंगा कि ग्रेड 1 में आपका जो स्टूडेंट है उसके मैथ में लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए, यानी उसको कितनी टेबल्स याद होनी चाहिए, प्लेस वैल्यू में उसको क्या आना चाहिए, अगर ग्रामर लैंग्वेज पढ़ रहा है इंग्लिश या उर्दू कोई भी, वॉट एवर, पंजाबी या सिंधी, जो भी लोकल जो भी हो, तो उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में ग्रेड 1 तक आपने क्या क्या सिखाना चाहिए स्टूडेंट को क्या क्या आना चाहिए। सोशल स्टडीज है तो उसको पाकिस्तान के बारे में, अपनी स्टेट के बारे में, या हिस्ट्री है तो अपने रिलीजन के बारे में, किसी भी इन चीज़ों के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए। ये कहलाता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। क्योंकि हमारा वो आज टॉपिक नहीं है तो इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। बहरहाल ये जो स्मार्ट टारगेट्स हैं, ये these practice is concerned with all with student learning outcomes। यानी आप अपना जब टारगेट बना रहे हैं तो आप जहन में रखेंगे कि मुझे ये लर्निंग आउटकम्स इतने दिनों में, इतने टाइम फ्रेम में निकालने हैं। तो ये आपके हो जाएगा सेट डिफाइंड टारगेट एंड गोल्स एट योर एंड। जब आप ये डिफाइंड टारगेट बनाएंगे तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल इन योर classroom management. Next please, any question, if anybody want to ask questions, so please. Okay, shall I go ahead? See, if I can hear your voices frequently, so it will be very easy for me to assist के आप लोग सब सुन भी रहे हैं और मेरी बातें आपको कुछ समझ में भी आ रही हैं। अगर पिन ड्रॉप साइलेंस होगा तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू असिस्ट माई सेल्फ। तो मैं बात तो कर लूंगा लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम इसमें हो जाएगा, पता नहीं चल पाएगा। सो बहरहाल आई वांट योर इंटरेक्शन प्लीज। सो बहरहाल नाउ इन्वॉल्व स्टूडेंट इन मेंटेनेंस ऑफ क्लासरूम। ये एक सिंपल स्ट्रेटेजी है कि आप जब भी क्लासरूम में जाएं तो ठीक है, इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सैनिटरी वर्कर्स के क्लासरूम को साफ करके जाएं, लेकिन विद इन दी क्लासरूम पीरियड, जो आपका पीरियड चल रहा है उसमें स्टूडेंट भी रेस्पॉन्सिबल हैं और टीचर भी रेस्पॉन्सिबल हैं। हम क्योंकि क्लासरूम मैनेजमेंट में बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली अ टीचर इज नॉट ओनली टीचर इन क्लास but he or she is a full-fledged manager of that classroom। तो आप जब मैनेजर हैं तो इट्स योर सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आप भी क्लासरूम को नीट एंड क्लीन रखें, मेंटेन रखें और स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्व करें। जिस तरह ये मैंने पिक्चर भी रखी है, और हम अपनी एकेडमी में खुद जो है स्टूडेंट को इन्वॉल्व करते हैं, इवन मैं खुद भी या टीचर्स भी। तो जब स्टूडेंट इस तरह की एक्टिविटीज में एक्टिव होंगे तो उसका एक फायदा होगा सबसे बड़ा। कैन एनीबॉडी टेल, किसी के जहन में आ रहा हो कि स्टूडेंट को क्लासरूम की मेंटेनेंस में इन्वॉल्व करने से क्या फायदा हो सकता है? कैन एनीबॉडी? ओके, ये जो ट्रिक है इससे ओनरशिप क्रिएट हो सकती है, हो सकती क्यों, बल्कि होगी इंशाल्लाह। ठीक है, जब आप जब आप स्टूडेंट को इन्वॉल्व करेंगे डेली बेसिस पे क्लासरूम को मैनेज करने में, यानी आप योर स्टूडेंट के सीटिंग आप प्रॉपर करें, अपने बुक सेट करें, जो अगर वाइट बोर्ड है तो वो आप स्टूडेंट से इरेज करवाएं, टू इनकरेज देम, टू फील देम, टू मेक देम रियलाइज के दे आर द ओनर ऑफ क्लास, दे आर द पार्ट ऑफ क्लासरूम। ठीक है, दे डोंट मेक देम फील के दे आर एलियंस और बस क्लासरूम में आए हैं, अब आधा घंटा बैठ के पीरियड पूरा होगा, फिर ब्रेक होगी, फिर ये होगा, छुट्टी होगी और हम चले जाएंगे। नो, when you are in classroom, when your student are sitting for 6 hours in class, तो make them feel कि this classroom is their home, make them feel, make them realize कि ये उनका घर है, और ओनरशिप क्रिएट करेंगी आप तो खुद ब खुद आपकी क्लासरूम भी मैनेज होती जाएगी। नेक्स्ट सर प्लीज। सर नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब ये प्रोवाइड चले ठीक है, जो 6 था नंबर, वो फिजिकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना टीचर की जिम्मेदारी नहीं होती, जाहिर सी बात है, ये जो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है, तो इस पे हम जो है इतना ज़्यादा नहीं करेंगे। लेकिन बहरहाल
इसमें आप दो तीन छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के डेकोरेटिंग वॉल विद कलरफुल पेंटेड पेपर शीट्स, अरेंजिंग सिटिंग इन अ डेलिकेट मैनर, यूजिंग एयर फ्रेशनर, प्रॉपर एंड एक्सेप्टिंग लाइटिंग। चले लाइटिंग साउंड सिस्टम आपके हाथ में नहीं होता टीचर के, लेकिन जो शीट्स होती हैं कलरफुल शीट्स स्टूडेंट से बनवा के, जैसे हमने शुरू में पढ़ा था कि डॉक्यूमेंटेड रूल्स जो हैं वो भी आपने डिस्प्ले करने हैं। मुख्तलिफ ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, जो चीज़ें आप बना सकती हैं, अगर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 स्पेशली, तो उसमें आप टेबल्स लिखवा सकती हैं, उसमें आप साउंड्स वगैरह और जो कुछ पिक्टोरियल ऐसी डिस्क्रिप्शन हो, वो चीज़ें बनवा के आप क्लासरूम में जब डिस्प्ले करेंगी, तो जिस तरह हम अपने बेडरूम को ज़्यादा से ज़्यादा डेलिकेट रखते हैं और अट्रैक्टिव रखना चाहते हैं, इस तरह अगर क्लासरूम को भी आप अट्रैक्टिव रखेंगी तो स्टूडेंट विल फील कंफर्टेबल और आपकी क्लासरूम अगेन मैनेज होगी। नेक्स्ट सर। प्लीज नेक्स्ट। यस, ओके, देन इट्स engage student in sharing ideas। अब ज्यादातर जो हमने देखा है, आई डोंट नो के व्हाट वे यू आर वर्किंग विद, लेकिन ज्यादातर जो देखा गया है, हमारे यहाँ एक ट्रेजिडी भी है कि हम क्लासरूम में जब जाते हैं तो डिस्कशन को हम डिस्करेज करते हैं। वी डोंट बॉदर टू इन्वॉल्व अवर स्टूडेंट इन डिस्कसिंग या इन्वॉल्व अवर स्टूडेंट इन शेयरिंग देयर आइडियाज। वी डोंट इनकरेज देम, क्योंकि जब हम जाते हैं इस टीचर क्लासरूम में तो हम कहते हैं कि पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए और सिर्फ मैं बोलूं और स्टूडेंट सुने। तो डोंट बिहेव लाइक दिस। जिस तरह देखें, अभी मैं जो आपको ये सेशन कंडक्ट कर रहा हूँ, तो बार बार आई एम आस्किंग रिपीटेडली के प्लीज आस्क क्वेश्चन, प्लीज बी इंटरेक्टिव, गेट इन्वॉल्व इन शेयरिंग योर व्यूज। तो इस तरह आप अपने स्टूडेंट के साथ भी करें। बहरहाल, मेंटेन अ रिदम ऑफ डिस्कसिंग एंड शेयरिंग न्यू आइडियाज, फिलॉसफीज, एडवांस टेक्नोलॉजीज विद स्टूडेंट्स एंड मेक देम फील फ्री टू एक्सप्रेस देयर ओन व्यूज टू। अब अगर आप क्लासरूम में ये माहौल रखेंगी, अब अकॉर्डिंगली होगा, जाहिर सी बात है, आप प्री स्कूल है तो उसमें आप स्टूडेंट को इन्वॉल्व कर सकते हैं कि उनको इनकरेज करें कि वो अपनी स्टोरीज बताएं, वो डेली बेसिस की, जो डेली लाइफ की जो उनके हैक्स होते हैं, जो उनकी कह लें कि मतलब अननेसेसरी जो उनकी एक्टिविटीज होती हैं, वो कभी सुन लिया करें, आप उनकी अपनी स्टोरीज बता दिया करें उनको। जैसे जैसे आप ऊपर क्लास में जाएंगी उनके साथ, जैसे एलिमेंट्री में मतलब मिडिल में या 9th मैट्रिक है या 7-8 क्लास है, आप उनके साथ आइडियाज शेयर करें, उन्हें इनकरेज करें कि वो आपसे आइडियाज अपने शेयर करें। उनकी जो मेंटलिटी है, जो उनके अंदर जो आइडियाज चल रहे होते हैं, आइडियोलॉजी जो बन रही होती है, जो उनका नैरेटिव बन रहा होता है एटमॉस्फेयर को देखते हुए, उन पे भी डिस्कस कर लिया करें, कभी फिलोसफीज पे डिस्कस करें, जो टेक्नोलॉजी एडवांस आ रही है उनके बारे में आप उनसे आइडियाज लें, उनको इनकरेज करें। तो इट विल हेल्प यू मैनेज योर क्लासरूम, क्योंकि स्टूडेंट जब जितना आप स्टूडेंट को इन्वॉल्व रखेंगी अपने साथ डिफरेंट चीज़ों में, उतना ही आप जो है क्लासरूम को मैनेज कर पाएंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट। You can ask question. Feel free to ask question in between. I will feel pleasure to answer you. Okay, then use communication skills at your best. Now I want to know, please let me know okay, what is communication or what is communication skill. Any one of you, please. सर इसमें ये है कि हम बच्चों से किस तरह बोलते हैं और उनको कितना मौका देते हैं बोलने का। Okay, do you think, please, could you tell me, is communication pertain only to speaking? कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने की हद तक होती है? इफ यू प्लीज टेल मी। नहीं सर, और भी चीजें होती जी हैं जी। कि हम उनको कह सकते हैं कि प्रेजेंटेशन दे सकते हैं उनको, हम कोई कार्टून दिखा सकते हैं और क्या कोई पिक्चर दिखा सकते हैं, उनसे स्टोरी पूछ सकते हैं, उनसे कोई कहानी पूछ सकते हैं, फिर या फिर वो किसी जगह पे जाते हैं वेकेशन गुजारने तो उसका भी पूछ सकते हैं कि भाई, हम उनसे पूछ सकते हैं कि भाई आप छुट्टियों पे कहाँ गए हैं, वीकेंड आपने कैसे गुजारा है। ओके, गुड। नाउ लेट मी से वन थिंग, टेल यू वन थिंग कि कम्युनिकेशन की जो डेफिनेशन है, वन लाइन डेफिनेशन, वो क्या है? सेंडिंग एंड रिसीविंग द मैसेज। डू यू एग्री, डू यू ऑल एग्री
कि सेंडिंग एंड रिसीविंग द मैसेज इज कम्युनिकेशन। ठीक है जी। अब कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है कि सेंडिंग एंड रिसीविंग योर मैसेज इन एन इफेक्टिव मैनर, यानी पुरअसर अंदाज में अपनी बात, अपना मैसेज सामने वाले को, दूसरे को पहुंचाने को हम कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। नाउ देयर आर डजन ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स वी मस्ट, मतलब अ टीचर मस्ट मास्टर himself on that these skills. So which are these? Let's see. Okay, listen to them actively. Can you tell me कि what is key to communication? एक चीज होती है जिसको कहा जाता है कि that is key to communication, मतलब वो चीज जब तक आप में नहीं होगी तो आप कम्युनिकेशन का दरवाजा या खिड़की खोल नहीं सकते। कैन एनीबॉडी टेल? सर वो है कॉन्फिडेंस सर, कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज। कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज। ओके, एनीवन एल्स? ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। एनीवन एल्स? यस, okay, let's go ahead. See, listening is key to communication. Listening is considered as key to communication. दूसरों की बात सुनना, तवज्जो से सुनना, उसको कहा जाता है कि ये कम्युनिकेशन के दरवाजे की चाबी है। यानी ये मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, लेकिन अगर मैं आपकी सुनता नहीं हूँ, आप में से कोई बीच में क्वेश्चन पूछता है, अगर कोई अपना आइडिया शेयर करना चाहता है, अपना व्यू पॉइंट शेयर करना चाहता है, अगर मैं सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ, दैट मीन्स कि आई एम नॉट गुड कम्युनिकेटर। अब इस पे मैं एक एग्जांपल दूंगा बहुत ही अच्छी, हमारे प्यारे प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उनके बारे में कहा जाता है कि वो दूसरों की बात तवज्जो से सुनते थे। सामने वाला जब तक अपनी बात पूरी नहीं कर लेता था, वो बीच में इंटरप्ट नहीं करते थे, और जब तक सामने वाला अपनी बात करता रहता था, वो किसी और तरफ भी मुतवज्जा नहीं होते थे। हम लोग क्या करते हैं, हम जब बात कर रहे होते हैं, आजकल तो वैसे भी सेल फोन्स का दौर है, व्हाट्सएप फेसबुक का दौर है, हम 4 बंदे बैठे होते हैं, आपस में बात भी कर रहे होते हैं, तो हमारी जो नज़र है वो मोबाइल में होती है। एक्टिव लिसनिंग की तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है। बहरहाल हम क्लासरूम पे बात कर रहे हैं। क्लासरूम में until unless you are not listening your student actively, you cannot be called a good communicator. आप जब तक बच्चों को सुनेंगे नहीं, तब तक आपके बोलने का कोई फायदा नहीं है। Do you agree all? Do you all agree? यस सर, एग्री। ओके, Yes, sir. गुड, ठीक है जी, यस, थैंक यू। जब तक हम सुनेंगे नहीं, हम बोलेंगे कैसे? देखिए, ज्यादातर जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, इवन क्लासरूम में भी आप बच्चों को देखेंगे, जब बच्चे आपस में लड़ते हैं या जो कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो 4 बच्चे हैं तो चारों एक साथ बोल रहे होते हैं, तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा होता कि वो कर क्या रहे हैं। लेकिन एज टीचर अगर हम सिर्फ बोलते रहें, मैं अगर अभी आता और पूरा 1 घंटा आपको पूरा लेक्चर देख के जाता और शुरू में ही आपको कह देता कि नो वन विल टॉक, आई वांट पिन ड्रॉप साइलेंस, तो वुड यू हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड माय थिंग्स? आप समझ पाते? आई डोंट थिंक ये सो। जाहिर सी बात है, आप नहीं समझ पाते। ठीक है, हमारा जो इंट्रैक्शन है, मैं आपको जो सुन रहा हूँ, सुनने की कोशिश जो कर रहा हूँ, कि आप लोग बोल कम रहे हैं लेकिन मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। ठीक है जी। तो जब तक हम सुनेंगे नहीं, तब तक हम बात समझेंगे नहीं। ठीक है जी। तो सबसे पहली जो कम्युनिकेशन स्किल हमारी है वो है एक्टिव लिसनिंग। अब एक्टिव लिसनिंग की डेफिनेशन क्या है कि लिसनिंग टू समवन इन अ मैनर so that या listening to someone actively so that you can respond them in the end accordingly। यानी इस तरह आप उसकी बात सुने कि जब वो बात खत्म करे तो आप ये ना कहें कि सर आप क्या बोल रहे थे, बेटा आप क्या बता रहे थे, रिपीट करना, बल्कि यू आर एबल टू रेस्पॉन्ड हिम अकॉर्डिंगली, आप उसको पूरी बात का जवाब दें उसको। ठीक है जी। उसके बाद सॉफ्ट स्पीक सॉफ्टली। हमेशा हमने अपना लहजा जो है वो नरम रखना है, सॉफ्ट रखना है। ट्राई एंड अवॉइड एज मच एज पॉसिबल के शाउटिंग या डोंट बी लाउड, इस तरह की कोई चीज आप क्लासरूम में मत करें, जितना हद तक मुमकिन हो तो वो बेहतर है। देन बी फोकस्ड एंड टू द पॉइंट, इसको उर्दू में कह लें कि अपने काम से काम रखें। ठीक है जी। बहरहाल इट वाज जस्ट टू द लाइटर नोट के बी फोकस एंड टू द पॉइंट। आपका जो लेक्चर है, आपका जो टॉपिक है, आपके जो पॉइंट्स हैं, उस पर फोकस करें और देखें कि क्लासरूम में किस तरह हम मैक्सिमम जो गिवन टाइम है आपका 40 मिनट का या 50 मिनट्स का,
ट्राई एंड टेक रिजल्ट्स एज मच एज यू कैन। वो तभी हो सकता है जब आप अपने काम पे फोकस होंगे, ठीक है। यानी इसमें सॉरी टू से मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि डोंट यूज मोबाइल फोन, डोंट लुक अराउंड हेयर एंड देयर, या कोई क्लासरूम में आपके पास आ रहा है कोई बात करने, कभी आप बाहर जा रहे हैं, तो इस तरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप जितना फोकस होंगे, देखें, आप जितना फोकस करेंगे, जितना आप तवज्जो रखेंगे स्टूडेंट पे, उतनी ज्यादा स्टूडेंट की तवज्जो आप पे होगी, और the more you will be feel comfortable, you feel comfortable to manage your classroom. Okay, use easy language, please please please। अगर मैं टीचर हूँ तो इट डज नॉट मीन कि मैं स्टूडेंट के सामने फिलोसफी झाड़ना शुरू कर दूं। बी मेक योर लैंग्वेज एज मच इजियर एज यू कैन, जितना हो सकता है। वैसे भी क्लासरूम में चाइल्ड साइकोलॉजी के हिसाब से as teacher must know the child psychology, and a teacher must drop him or herself to the mental level of the student, not इट्स नॉट सूटेबल कि आप स्टूडेंट को बोलें कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो समझें, लेकिन ऑन द कंट्रेरी आपने ये करना है, ऐसे अल्फाज यूज करने हैं, ऐसी लैंग्वेज यूज करनी है कि स्टूडेंट आपको समझ पाए। प्री स्कूल है तो उस तरह आपने बात करनी है। ग्रेड 1 टू ग्रेड 3 आप स्टूडेंट हैं, क्योंकि वो ग्रेड 3 तक मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि एज मैटर्स, एज का फर्क होता है 7 से 8 साल तक की, उसमें आपने लैंग्वेज उस तरह रखनी है, अपना एटीट्यूड उस तरह रखना है। अगर यंग स्टूडेंट हैं आपके तो उस तरह आपने बिहेव वर्ड्स यूज करने हैं, ठीक है जी। बी सपोर्टिव क्लासरूम में, ऑलवेज यू शो योर एटीट्यूड एज सपोर्टर। आपने अपने स्टूडेंट का सपोर्टर होना है, आपने अपने किसी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से वो गुजर रहा है, या किसी फिजिकल प्रॉब्लम में वो बच्चा बेचारा इन्वॉल्व है, तो प्लीज प्लीज उसको जो है ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। देन गिव इट पॉजिटिव फीडबैक। एक दफा जब आप उसकी सपोर्ट कर रहे हैं, आपने उसका मसला पूछा है, तो उसको हमेशा पॉजिटिव फीडबैक दें। अच्छा, अकेडमिकली भी अगर बच्चा आपको कुछ बता रहा है तो आप उसको इनकरेज करें। अगर कोई गलत बात बता रहा है, कोई गलत जवाब दे दिया है, कि डोंट यूज दीज लाइन कि आपने तो बेटा आपने गलत बता दिया। ऑलवेज से कि आपने सही कहा है, लेकिन इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, वो आप नेक्स्ट टाइम मत कीजिएगा। तो ये दिस इज द पार्ट ऑफ स्किल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। देन एडॉप्ट टाइम मैनेजमेंट स्किल। अब पूरा टाइम मैनेजमेंट एक टॉपिक है, क्योंकि इस पे हम डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते, आप खुद भी देख लीजिएगा, ठीक है। कि टाइम मैनेजमेंट के पूरे के पूरे जो है एक पूरे बंडल्स बने हुए हैं कि किस तरह आपने टाइम क्वाड्रेंट बने हुए हैं, वो किस तरह आपने करना है। ऑल द टाइम मैनेजमेंट स्किल्स टू मस्ट बी अप्लाइड इन ऑर्डर टू रन द क्लास इन अ स्मूथ मैनर। आपने एक पूरा टाइम मैनेजमेंट करना है कि किस तरह आपने, जैसे आप लेट मी नो कि आप लोग सब लेसन प्लान बनाते होंगे। काइंडली इफ यू कैन टेल मी कि आप सब लोग लेसन प्लान बनाते होंगे। यस सर, बनाते हैं लेसन प्लान। लेसन प्लान, ओके, ठीक है। अब लेसन प्लान देखें, उसमें लेसन प्लान का एक कंपोनेंट होता है कि उसमें आप टाइम डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं या करते हैं, ठीक है। शुरू में आपका 5 मिनट्स अगर अटेंडेंस के हैं तो 5 मिनट्स आपके इंट्रोडक्शन के इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स से होते हैं, फिर 10 मिनट्स या 20 मिनट्स आपके लेक्चर के होते हैं, देन 5 मिनट्स आपके रिव्यू होते हैं, फिर 5 मिनट्स कोई और एक्टिविटी होती है, लाइक दिस, इस तरह आपका लेसन प्लान होता है। तो ये पूरा, इस लेसन प्लान को, ये टाइम मैनेजमेंट का भी क्वाड्रेंट है, इसको आप पूरे पीरियड में और पूरे अपने क्लास में जो है उसको इस्तेमाल किया करें। देन कीप असेसिंग बोथ पर्सनल एंड स्टूडेंट परफॉर्मेंस। आप अपनी परफॉर्मेंस देखती जाएंगी, स्टूडेंट की असेसमेंट करती जाएंगी रेगुलर बेसिस पे, तो इट विल हेल्प यू मैनेज योर टाइम। आप क्योंकि आपने एक टॉपिक पढ़ाया, फिर आपने उसको असेस किया, किसी भी तरह जो भी आपका पैटर्न है, जो भी आपकी मेथडोलॉजीज हैं, उस पर आपने जब रेगुलर असेस करना शुरू कर दिया, तो आपका टाइम बचेगा, इन द सेंस के आपको चीज़ें बार बार रिपीट नहीं करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप एक पूरे 100 की स्पीड पे आप चली जा रही हैं या चले जा रहे हैं, और टॉपिक पढ़ाते जा रहे हैं A1, देन 2, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ,
और आपको रिव्यू नहीं कर रही, तो इन द एंड यू विल फील लेस, यू विल फेस लेस टाइम। ठीक है जी। एडॉप्ट गुड हैबिट्स ड्यूरिंग द क्लास, क्लास में जितना आप एक्टिव रहेंगी, स्टूडेंट्स को एक्टिव रखेंगी या रखेंगे, उसी हिसाब से आपका टाइम भी मैनेज होगा। जाहिर सी बात है, अगर स्टूडेंट डल हैं, आप थके हुए हैं, आप जो हैं बिल्कुल जो हैं लेजी हैं, तो उसमें आपका टाइम ज़ाया होगा। ट्राई एंड बी स्मार्ट एंड बी एक्टिव एज मच एज यू कैन। जी सर, नेक्स्ट। नेक्स्ट प्लीज। ओके, मेक डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट फॉर डिफरेंट टास्क एंड असाइनमेंट। नाउ इसमें देखें आप, हम लोग क्या करते हैं क्लासरूम में, ज्यादातर इंडिविजुअल इंडिविजुअल लेके चल रहे होते हैं स्टूडेंट्स को ना। ठीक है, ग्रुपिंग हम नहीं करते, ग्रुप्स नहीं बनाते, टीम्स नहीं बनाते। तो आई वुड से कि मेक एज मच एज पॉसिबल, ज्यादा से ज्यादा आप टीम्स बनाएं, ग्रुप्स बनाएं। क्लासरूम में जो भी आप एक्टिविटी करवाते हैं, क्विज करवाते हैं, एमसीक्यूज करवाते हैं, कोई टास्क देते हैं आप, ऑलवेज मेक टीम्स। क्लास में अगर आपके 20 स्टूडेंट हैं तो आप 4 या 5 टीम्स बनाते हर दफा, और हर दफा की एक्टिविटी में आप टीम्स को चेंज करते हैं, स्टूडेंट्स को चेंज करते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा, कैन एनीबॉडी टेल? सॉरी। ग्रुप बनाते रहने और उनको चेंज करते रहने से फायदा क्या होगा? ओके, फायदा देखें ये होगा कि इंट्रैक्शन बढ़ेगा। स्टूडेंट्स का आपस में जितना इंट्रैक्शन बढ़ेगा, उतना वो ज्यादा उन एक्टिविटीज में, हेल्दी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे। अगर आप उनका इंट्रैक्शन नहीं बढ़ाने में उनकी हेल्प नहीं करेंगे, तो उनके कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे। कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है क्लासरूम में प्रॉब्लम्स होंगी तो क्लासरूम मैनेजमेंट आपकी खराब हो जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा टीम्स बनाए, ग्रुप्स बनाए और उनको असाइनमेंट दें। फिर नेक्स्ट टाइम जो है आप टीम चेंज कर दे, ना कि एक ही टीम को आप रखते चले। नेक्स्ट प्लीज। encourage initiative from student, always encourage buck up your student। हमेशा खुद को जो है, ओके एज लीडर यू हैव टू टेक इनिशिएटिव, लेकिन आल्सो दिस इज द पार्ट ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट कि आप अपने स्टूडेंट को भी लीडर बनाने की तैयारी करें, उस पर वर्कअप करें। तो स्टूडेंट अगर कोई नया आइडिया लेके आ रहा है, स्टूडेंट अगर कोई नई चीज आपके साथ शेयर करना चाह रहा है, तो अकॉर्डिंगली जाहिर सी बात है आपने क्लासरूम का डेकोरम मेंटेन करना है, लेकिन ऑलवेज इनकरेज न्यू इनिशिएटिव्स, new things from your student, help them organize their ideas and implement in a disciplined way। अगर स्टूडेंट आपको कोई कहना चाह रहा है कि मिस या सर मैंने ये चीज सीखी है या ये चीज देखी है कि सीटिंग इस तरह होनी चाहिए, तो इनकरेज दें, उनको मौका दें। या किसी मैथमेटिक्स की टेबल में या इंग्लिश लर्निंग में, लैंग्वेज लर्निंग में या किसी भी सब्जेक्ट में अगर स्टूडेंट ग्रेड 4, ग्रेड 5, 6 का या सो ऑन वो इस काबिल है, वो आपको बताता है कि मैंने ये सर्च किया है या मैंने ये रिसर्च किया है या मुझे ये चीज पता चली है, क्यों ना इस तरह हम करें, तो गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी एटलीस्ट। उससे क्या होगा, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी और ही विल बी इनकरेज, और वो फिर अनहेल्दी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होगा और आपकी क्लासरूम मैनेजमेंट प्रॉपर हो पाएगी। नेक्स्ट। ये डिफरेंट जो है मैंने 2 वीडियोस रखी थी, क्योंकि हम में से कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स के भी होंगे। अब आप लोग कुछ सोचते भी होंगे कि जाहिर सी बात है हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते गवर्नमेंट स्कूल्स में, और ये सारी चीज़ें प्राइवेट स्कूल्स में होती हैं। तो आई वांट टू शो यू, अगर यहाँ पे ये वीडियो चल सके कि सर इज इट पॉसिबल, यहाँ पे चल जाएगी वीडियो? नहीं सर, ये ना लिंक होता है, ये चूंकि आपके पास है वीडियो इस प्रेजेंटेशन के साथ नहीं है, तो इसलिए मुमकिन नहीं होगी यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा, चले चले ठीक है। मतलब एवरीवन कैन सी दीज पिक्चर्स। ठीक है, ये मैंने सारी गवर्नमेंट स्कूल्स के ही निकाले हैं, मैंने कोई प्राइवेट स्कूल के नहीं रखे। ये जहाँ पे जो आप कर्सर अगर देख सकते हैं, तो ये दिस इज द गवर्नमेंट स्कूल। ठीक, प्राइमरी स्कूल है। यहाँ पे ये टीचर जो है ये अपने बच्चों को जो है साइंस के प्रोजेक्ट्स करवा रहा है। ठीक है जी। ये भी एक प्राइवेट स्कूल है। ये एक हमारा जो शहर है टंडोलाहियार सिंध में, वहाँ का एक गांव का स्कूल है, रिमोट एरिया का। वहाँ पे टीचर जो है पूरी क्योंकि वीडियो थी, वहाँ पे उनको बोर्ड पे ले आके उनको कॉन्फिडेंस मेकिंग
स्किल्स के जरिए जो है उनको प्रेजेंटेशन दिलवा रहा था। अब ये जो पिक्स है इसमें ये बाय चांस मैं खुद हूँ, किसी एक गवर्नमेंट स्कूल में मैंने विजिट किया था और वहाँ पे स्टूडेंट को हमने इन्वॉल्व करने की कोशिश की थी। एक सेशन हमने रखा था, तो स्टूडेंट आप देखें कि कितने इंटरेस्ट से जो है डिफरेंट चीज़ें सुन रही हैं। आई विश के वीडियोस चल पाती, बहरहाल वो टेक्निकल थोड़ी एरर इशू की वजह से। बहरहाल हैव यू सीन दिस? प्लीज सर, भले आप नेक्स्ट कर दें। ठीक है जी, नेक्स्ट प्लीज। देन एडवांस टेक्नोलॉजी है आजकल, जाहिर सी बात है सोशल मीडिया का है। जैसे हम अपनी एकेडमी में कर रहे हैं कि हमने क्लासरूम में टीचर को अलो किया हुआ है कि वो मोबाइल यूज़ करें। हमने ग्रुप बनाए हुए हैं, हमने स्क्रीन लगाई हुई है और यूट्यूब के ज़रिए, जूम के ज़रिए या कभी गूगल वगैरह के ज़रिए बच्चों को भी इनकरेज करते हैं कि वो सर्च करें आइडियाज़ अपने, या ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ करें। आप सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करें, तो इससे भी आपकी क्लासरूम मैनेजमेंट होगी। ठीक है जी, इन्वॉल्व होंगे स्टूडेंट जितना नई टेक्नोलॉजी में, उतना वो अनहेल्दी एटीट्यूड और अनहेल्दी एक्टिविटीज से दूर होते जाएंगे और आपकी क्लासरूम मैनेज हो जाएगी। ठीक है जी, नेक्स्ट। बी सपोर्टिव, ये एक्चुअली उसमें आ गया, जो लास्ट हमने एक कंपोनेंट पढ़ा था उसमें कम्युनिकेशन में आ गया था कि स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है पर्सनैलिटी रिलेटेड, एकेडमिक, फिजिकल हेल्थ रिलेटेड, तो आपने उसको सपोर्ट करना है, कि ना कि आपने ये नहीं कहना कि दिस इज नॉट माई जॉब। ठीक है, दिस इज प्योरली योर जॉब एज टीचर, यू आर मैनेजर, यू आर मदर, यू आर फादर एंड यू आर ऑल्सो मेडिकल डॉक्टर। ठीक है जी, तो आपने ये सारी चीजें एड्रेस करनी है। ठीक, अगर कोप कर पाते हैं जितनी हद तक करें, अदरवाइज आपने एड्रेस इन चीजों को जरूर करना है। दिस विल हेल्प यू मैनेज योर क्लासरूम प्रॉपरली। ठीक है जी, इन पिक्स को जो मैंने लगाई हैं उनको भी अगर आप गौर से देखेंगी तो उनमें से भी आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, बी प्रॉब्लम सॉल्वर, ऑलवेज बी रेडी टू, ठीक है सर, ठीक है सर, स्किप करें। ओके, बी प्रॉब्लम सॉल्वर, ऑलवेज बी रेडी टू सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इश्यूज ऑफ स्टूडेंट विथ ईच अदर, एक्सेप्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन हार्मनी इन क्लास। क्लासरूम में अमन व अमान कायम रखना पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि टीचर की जिम्मेदारी है। ठीक है जी, टू लाइक। अच्छा सर, आप पुलिस ऑफिसर इस भी हैं सेशन में क्लासरूम। 2 मिनट बाकी हैं, अगर तो हमने इसको कंटिन्यू करना है तो फिर ये नए सिरे से नया सेशन शुरू करना पड़ेगा, जैसे आप कहते हैं वैसे कर लेते हैं। सर अगर आप अपने पार्टिसिपेंट से पूछ लें, अब 10 से 15 मिनट बचते हैं टोटल मेरे, हाँ, अगर तो आप फिर वो हमें करना दोबारा से इंटरेस्टेड हैं तो फिर हम लास्ट में। हाँ नया सिरे से शुरू करना पड़ेगा, तो वो लिंक मैं शेयर कर दूंगा दोबारा से, तो ज्वाइन कर हाँ हाँ, लीजिए। श्योर श्योर, हाँ 15 मिनट ठीक मजीद ठीक, लगा दस लेंगे। 15 मिनट होंगे वो, उसमें हम क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे। जी ठीक है जी, बिल्कुल, मैं ठीक है, ओके, कंटिन्यू कर रहा हूँ, जब कंटिन्यू खत्म हो कीजिए। जाएगा तो फिर नेक्स्ट। हाँ, प्रॉब्लम सॉल्वर। ठीक है जी, तो मैं आपको बता रहा था कि यू आर आल्सो पुलिस मैन इन योर क्लासरूम, तो आपको प्रॉब्लम भी सॉल्व करने हैं, नेगोशिएशन स्किल आप में होनी चाहिए कि बच्चों के जो प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, ट्राई एज मच पॉसिबल कि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं क्लासरूम के, डोंट दे आर नॉट एड्रेस्ड आउट ऑफ द योर क्लासरूम। मैनेजमेंट के पास जितना जल्द कम जाएंगे प्रॉब्लम्स, उतना आप कह सकते हैं कि यू आर गुड क्लासरूम मैनेजर। ठीक है, ट्राई एंड सॉल्व योर बाय योर सेल्फ। आप रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपकी, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी जॉब टीयर्स में शामिल है। बच्चों में जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, यू हैव टू एड्रेस देम एंड ट्राई टू सॉल्व देम। ठीक है जी, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आपकी जॉब है। नेक्स्ट। Okay, create leadership qualities. Now how could leadership qualities help you manage your classroom? Can anybody? I want to hear your voices please now. Okay, let me take let me tell. Keep assessing and analyzing students behavior and attitude. आपने एज टीचर स्टूडेंट के बिहेवियर और एटीट्यूड को एसेस भी करना है, एनालाइज भी करना है और उनको उस पर वर्किंग भी करते रहना है। वर्क ऑन देयर लीडरशिप स्किल्स अकॉर्डिंगली। देखिए, स्टूडेंट में लीडरशिप क्वालिटीज जब आएंगी, यानी